चलिए है ना, कल लास्ट में कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? दो एडजेसेंट पीरियड ग्रुप, ठीक है। चलिए आइए आगे के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर्स या ट्रेंड्स के ऊपर बात करा था कि दो एडजेसेंट पीरियड ग्रुप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसका क्या है ना तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको बोला था जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा उसका ईए क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। अब इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल? Which of the following is least stable? Which of the following is least stable? ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सबसे कम स्टेबल होगा। Which of the following is least stable? पहले सोच ले लॉजिक क्या लगेगा आपसे। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपकी थिंकिंग कहां तक पहुंचा रही है, आपको पहले वो सोच लें एक बार, ताकि जब डिस्कशन हो तो अपने को पहले से क्लियर रहे कि भाई हम कहां तक क्या सोच पा रहे हैं, ठीक है ना। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा है, ध्यान सुनेगा बेटा। इन तीनों का प्रोसेस होता है एक्सो और इसका प्रोसेस कैसा होता है, एंडो। भाई एक्चुअल में बेरिलियम प्लस माइनस बना होगा तो कैसे बना होगा? बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा तब जाके बेरिलियम माइनस बना होगा। बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा तब जाके बोरॉन माइनस बना होगा। कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा तब कार्बन माइनस बना होगा। और ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा तब वो माइनस बना होगा। ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस कैसा होता है, एंडो, है ना। और ये वाले प्रोसेस कैसे होते हैं, एक्सो। बेटा किसी भी एटम में अगर देखो सारा खेल एनर्जी और स्टेबिलिटी का होता है। किसी की खुद की एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या मानी जाती है, ज्यादा। तो आप बताइए इसका प्रोसेस अगर एंडो है तो इसकी एनर्जी कम हो रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ने का मतलब है स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि इन सबके प्रोसेस कैसे, एक्सो। एक्सो है तो इनसे एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है तो स्टेबिलिटी बढ़ी है, और इसकी स्टेबिलिटी कम हुई है। तो लीस्ट स्टेबल अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, बेरिलियम। या फिर इसको सॉल्व करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन का अप्रोच भी ले सकते थे कि पहले बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन था 2s2 और अब बन गया 2p1। तो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। जबकि बाकी सब पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। पहले भी अनस्टेबल है, बाद में भी अनस्टेबल है, पहले अनस्टेबल है, बाद में स्टेबल हो गया बल्कि, और पहले भी अनस्टेबल है, बाद में भी अनस्टेबल है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा बेटा, लीस्ट स्टेबल। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, द करेक्ट वैल्यूज for second electron gain enthalpy, the correct values for second electron gain enthalpy for oxygen and sulfur, respectively, are ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहली बात, चारों ऑप्शन को देखकर कम से कम दो ऑप्शन एलिमिनेट करने हमें आने चाहिए कि कौन से दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। आपसे एग्जाम में मतलब क्वेश्चन के अंदर किसके बारे में पूछा गया बेटा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मुझे बताइए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एंडो होता है, एक्सो होता है, कैसा होता है बेटा, एंडो। सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन ऑलवेज एंडो। अगर प्रोसेस एंडो है तो मुझे बताइए डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और आपसे यार डेल्टा एच के बारे में पूछा गया तो आंसर में जो साइन आने चाहिए ना दोनों के लिए, वो कैसे आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए। तो एक तो ये आंसर गलत है और एक ये आंसर गलत है। इतना तो कम से कम हमें समझ में आना चाहिए कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला हो, चाहे किसी के लिए भी पूछा हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, ये हो, वो हो, कोई भी हो, सेकेंड डेल्टा एचईजी का साइन जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब वैल्यूज को समझना है कि किसका वैल्यू ज्यादा होगा और किसका वैल्यू कम होगा। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको लिखवा दूंगा स्टेटमेंट के फॉर्म में। एक बात बताइए, ऑक्सीजन और सल्फर में से इलेक्ट्रॉन का एडिशन किसमें इजी होता है, सल्फर में, क्योंकि सेम ग्रुप के सेकंड और थर्ड में से थर्ड का ईए पी ब्लॉक में एक्सेप्शनली ज्यादा होता है। और मुझे बताइए
अगर मैं इसी में O माइनस और S माइनस, क्योंकि आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो O माइनस में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और S माइनस में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। बताइए ये किसमें आसान होगा? पहला वाला तो सल्फर में आसान है ना, न्यूट्रल में है। आयन के फॉर्म में किसमें आसान होगा? इसी में होगा, उसी में ही होगा। ठीक है, क्यों उसी में ही होगा? जो रीजन यहां था वही रीजन यहाँ है भाई। यहां पर साइज छोटा था, रिपल्शन ज्यादा था, यहां पर माइनस आने से साइज तो बढ़ गया लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया, और ये रीजन वही है ना। अब मुझे बताओ, सल्फर में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है? आसान, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है? डिफिकल्ट। अब बताओ वैल्यू क्या होगी? बता दो, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। क्यों हो जाएगा? आप खुद बताइए, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना आसान है और आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। एंडो है ना, बाहर से एनर्जी दे रहा हूं, बाहर से। इसमें आसान है, इसमें आसान है मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी या कम लगेगी? कम, और इसीलिए इसका वैल्यू कम मिलेगा और इसका वैल्यू क्या मिलेगा? ज्यादा। तो करेक्ट आंसर ही हो जाएगा सी, ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवा दे रहा हूं आपको, ताकि बाद में जब पढ़े तो क्लियर रहे कि क्यों ऐसा आंसर आया है। ठीक है ना, लिखिएगा। Second electron gain enthalpy is always positive. Second electron gain enthalpy is always positive. Second electron gain enthalpy is always positive. तो पहला तो पार्ट ये हो गया कि भाई प्लस प्लस आएगा, इतना समझ लिया अपन ने इस स्टेटमेंट में। और लाइन चेंज करके लिखे, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, addition of second electron is easier in sulfur. Addition of second electron is easier in sulfur. Hence the amount of energy required, hence the amount of energy required will be less. The addition of second electron in sulfur is easier, hence the amount of energy required will be less. तो उसमें कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा और इसीलिए सल्फर का जो मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिलेगा यहां पर वो कम देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन का जो मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? ज्यादा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़ने थे उसके क्वेश्चंस के ऊपर हम लोगों ने यहां पर बात कर ली। आगे बढ़ता हूं अगले केस की तरफ, ध्यान सुनना। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है यहां पर वो आता है बेटा रिलेशन बिटवीन आईई एंड डेल्टा एचईजी। देखो अभी इस टॉपिक पे जिस पे हम जा रहे हैं, इससे जस्ट पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने एक आईई का टॉपिक पढ़ा काफी डिटेल में कि न्यूट्रल एटम की आईई में क्या होता है। एक हमने डेल्टा एचईजी या ईए का टॉपिक पढ़ा। अब यहां पर हम दोनों चीजों को मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा ये आपको कैसे समझ में आएगा कि टॉपिक ये वाला है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर अगर किसी एलिमेंट का आईई देकर उसका ईए या डेल्टा एचईजी पूछा हो या ईए देकर आईई पूछा हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा टॉपिक है बेटा, ये वाला है ना। आई देकर ईए पूछे या ईए देकर आई पूछे, मतलब यही वाला टॉपिक काम में आएगा। अब इसमें दो तरह के केसेस बनेंगे। दो तरह के केसेस क्या बनेंगे? न्यूट्रल एटम और आयन को कंपेयर करेंगे, न्यूट्रल और आयन को कंपेयर करेंगे, और न्यूट्रल और न्यूट्रल को कंपेयर करेंगे। दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहां पर। आई देकर ईए देकर आई, टॉपिक यही है। टॉपिक समझ में आ गया। टॉपिक के अंदर दो चीजें होंगी, न्यूट्रल देकर आयन पूछा जाएगा या आयन देकर न्यूट्रल एटम पूछा जाएगा, और या फिर न्यूट्रल देकर न्यूट्रल एटम पूछा जाएगा। आइए उसके ऊपर बात करते हैं वन बाय वन, समझिएगा। सिंपल सा टॉपिक है। मान लो एक न्यूट्रल एटम एक्स है और इस न्यूट्रल एटम को आपने आईई दी। क्या दी? ठीक है ना, मान लीजिए इसको आई दी आपने। ठीक है, तो आई देने पर इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा? एक्स प्लस, और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है बेटा? आईई। आई किसको दी गई है? एक्स प्लस को दी गई है या एक्स को दी गई है? एक्स को दी गई है। अब इसी प्रोसेस को रिवर्स कर रहा हूं, इसी प्रोसेस को रिवर्स कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर रिवर्स कर दिया तो अब ये आपके लिए रिएक्टेंट हो गया और ये आपके लिए प्रोडक्ट हो गया। अब मुझे बताओ यहां से यहां जाने पर क्या दिख रहा है? एक्स प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन एडिशन का प्रोसेस आईई कहलाता है या डेल्टा एचईजी कहलाएगा? डेल्टा एचईजी या डेल्टा एचईजी बोल दूं, एक ही बात है। यहां मैंने डेल्टा एचईजी लिख दिया। और ये प्रोसेस जब एरो इधर और इधर है ना, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें मैग्नीट्यूड बराबर होता है। इधर से इधर जाने पर अगर 100 एनर्जी लगी है तो इधर से आने पर 100 एनर्जी रिलीज होगी।
या इधर से इधर जाने पर अगर 100 रिलीज हुई है तो इधर से इधर आने पर 100 लगेगी। मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट, मतलब मैग्नीट्यूड विल बी सेम, साइन विल बी डिफरेंट। ये वाला प्रोसेस अगर एंडो होगा तो ये वाला प्रोसेस एक्सो होगा, ये वाला प्रोसेस अगर एक्सो होगा तो ये वाला प्रोसेस एंडो होगा, बट मैग्नीट्यूड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज विल बी इक्वल। बेटा एक बात बताओ, न्यूट्रल एटम से केटायन बना रहे हो, आई पे जाइए, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस कैसा होता था, एंडो या एक्सो? ऑलवेज एंडो, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस एंडो है, एंडो है तो मतलब यहां पर साइन कैसा आएगा, प्लस। अगर ये एंडो है तो ये वाला प्रोसेस एक्सो होगा। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए, कैटायन में इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस, बताइए इन दोनों में अट्रैक्शन होकर ये बनेगा या रिपल्शन होकर ये बनेगा? अट्रैक्शन होकर बनेगा, और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब इधर से इधर वाला प्रोसेस तो एंडो था, पर इधर से इधर जाने वाला प्रोसेस एक्सो होगा। ये बात अपन यहां पर भी समझ सकते हैं। खैर, अब देखो इसमें हमें करना क्या है। अगर मैं बोलूं आई ऑफ एक्स, है ना, ये आई किसको दी गई है बेटा, एक्स को, तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ई जी ऑफ एक्स प्लस। डेल्टा एच ई जी किसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, एक्स प्लस, और आई किसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। साइन अलग अलग होंगे, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। इसको अगर हम अल्फाबेटिकली बात करें या स्टेटमेंट के फॉर्म में बात करें तो बोलिए क्या स्टेटमेंट कहा जा सकता है, आई ऑफ एनी न्यूट्रल एटम विल बी इक्वल टू द डेल्टा एच ई जी ऑफ इट्स कैटायन। किसी भी न्यूट्रल एटम का आई उसके कैटायन के डेल्टा एच ई जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। बताइए इसमें आपने किस किस को कंपेयर करा, आई और ई को कंपेयर किया कि नहीं किया? किया। और किस में कंपैरिजन हुआ, न्यूट्रल में कंपैरिजन हुआ या न्यूट्रल और आयन में कंपैरिजन हुआ? न्यूट्रल और आयन। आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा। पहले वाले प्रोसेस में अपन ने पहले कैटायन बनाया, इसी के ऑपोजिट मान लो एक्स लिया और एक्स में एक इलेक्ट्रॉन अपन ने शुरू में जोड़ दिया। तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस आई है या डेल्टा एच ई जी? बेटा डेल्टा एच ई जी। और ये डेल्टा एच ई जी के प्रोसेस से आप क्या बना रहे हो बेटा, एक्स माइनस बना रहे हो। मुझे बताइए इस प्रोसेस का जो भी वैल्यू होगा, अगर मैं रिवर्स आता हूं तो रिवर्स वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये डेल्टा एच ई जी, यहां इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, पर इधर से इधर देखो तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। एक्स माइनस से एक्स बना रहे हो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रोसेस क्या कहलाता है, आई। अब मुझे बताओ ये डेल्टा एच ई जी किसके लिए, एक्स के लिए या एक्स माइनस के लिए? एक्स के लिए। और आई किसके लिए, एक्स माइनस के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, आई ऑफ एक्स माइनस, है ना, पहले इसको लिखा है मैंने क्योंकि इधर आई था तो आई के नीचे आई लिख देता हूं। आई ऑफ एक्स माइनस का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ई जी ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ जाता है। जरा इसको भी ध्यान से देखें, आई देकर ये पूछा जाए या आई देकर ये पूछा जाए या ये देकर आई पूछा जाए, टॉपिक यही है। न्यूट्रल को आयन से कंपेयर किया है, न्यूट्रल को आयन से कंपेयर किया। क्वेश्चन अगर एग्जाम में न्यूट्रल और आयन का है या आयन और न्यूट्रल का है या न्यूट्रल और आयन और न्यूट्रल कैसा भी आए, आई ये दोनों इक्वेशन काम में आएंगे। अब आगे सुने, तीसरा इक्वेशन क्या बनता है। तीसरे इक्वेशन में हमें जो कंपैरिजन करना है वो न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपैरिजन करना है। किसका किससे? इनमें किसका कंपैरिजन हुआ, न्यूट्रल और आयन, है ना, आयन और न्यूट्रल या न्यूट्रल और आयन कैसा भी मान लो कंपैरिजन हुआ। लेकिन अब हमें न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपैरिजन करना है। बहुत ध्यान सुनिएगा, मान लो एक एलिमेंट एक्स दिया और एक एक्स माइनस दिया और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इनमें से किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा और किसका जेड इफेक्टिव कम? बताइए किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा? एक्स का। क्या ये बात समझ में आती? कैसे समझ में आता है? क्योंकि इतनी बार समझाया गया है। जैसे ए फॉर एप्पल अब समझ में आता है, ऐसे जब तक अपन किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें याद नहीं होंगी, चीजें समझ नहीं आएंगी, चीजें अप्लाई नहीं कर पाओगे ना। चीजों को समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए उसके लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, अब बताओ क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है कि नहीं है? और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आएगा तो शुरू से आखिरी तक एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। वो क्या चल रहा है? जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव कम, और जिसका नेगेटिव चार्ज कम उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। अच्छा, अगर इसी के लिए मैं आपको बोल दूं कि इन्हीं दोनों का आईई कंपेयर कर दीजिए, इन्हीं दोनों का आईई कंपेयर कर दीजिए, तो क्या आप बता सकते हो मुझे कि दोनों में से किसका आईई ज्यादा होगा और किसका आई कम होगा? एक्स का आईई भी ज्यादा होगा, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट,
चाहे आई पूछे, चाहे जेड इफेक्टिव पूछे, चाहे ईए पूछे, चाहे अगला टॉपिक ईएन आएगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल तो उसके लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। ये बात समझ में आती है? अच्छा, इसके बाद ध्यान सुनो, क्या वहां पर ये जो मैंने आई ऑफ एक्स माइनस लिखा हुआ है, इसको मैं हटा के डेल्टा एच जी ऑफ एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बराबर है दोनों की वैल्यू। तो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना, सब्सटीट्यूट आई ऑफ एक्स माइनस फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो अगर हम इसमें आई ऑफ एक्स माइनस की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ, ऐसा कर देता हूं, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आई ऑफ एक्स माइनस, बताइए इसको अगर अपन हटाते हैं और इक्वेशन 2 में से हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ई जी ऑफ एक्स। यहां लिख दिया मैंने डेल्टा एच ई जी ऑफ एक्स का मॉड ले लिया, यहां पर जो मैथमेटिकल इनइक्वालिटी चल रही थी उसको एज इट इज लिख दिया, और यहां पर क्या आ गया बेटा, आई ई ऑफ एक्स। एक रिलेशन मेरे सामने बन के आ गया। अब जरा इस रिलेशन को देखो, यहां पर आईईए का कंपैरिजन हुआ, यहां भी आईईए का कंपैरिजन हुआ, यहां भी आई और ए का कंपैरिजन हो गया। सबसे पहले तो ये बात आ गई, ठीक है ना, कि आई और ए का कंपैरिजन हो गया। दूसरी बात, यहां पर न्यूट्रल को किससे कंपेयर करा है, आयन से। न्यूट्रल को किससे कंपेयर करा है, आयन से। यहां पर न्यूट्रल को न्यूट्रल से। एग्जाम में आई और ये का क्वेश्चन आया जब भी तो अपने को पहली बात तो समझ में आ गई कि टॉपिक यही है, लेकिन इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, न्यूट्रल और आयन वाले, और न्यूट्रल और न्यूट्रल वाले। अच्छा, न्यूट्रल और आयन में कंडीशन देखो बराबर वाली है, लेकिन न्यूट्रल और न्यूट्रल में कंडीशन बराबर वाली नहीं है। किसी भी न्यूट्रल एटम का आई उसी न्यूट्रल एटम के डेल्टा एच ई जी के मुकाबले हमेशा ज्यादा होगा। पहले काम करें, यहां तक की इक्वेशन लिखिए, इस पर और डिस्कशन करते हैं। 2 मिनट का समय है, तूफानी रफ्तार से हाथ चलाइए, समय शुरू होता है अब। क्या बेटे, पहला दूसरा? अरे लिख ले बेटे, इतना क्यों परेशान हो रही? जो अब हम आई की बात करें तो गैसियस के लिए ही है। चलो बेटा ना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स पे यहां पर डिस्कशन किया, इसके बाद एक नोट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनेगा।
आपने यहां पर ये जो न्यूट्रल से न्यूट्रल का कंपैरिजन किया ना, इसमें हमने क्या देखा कि किसी भी न्यूट्रल एटम का आईई हमेशा उसी न्यूट्रल एटम के ईए या डेल्टा एचईजी से क्या मिलेगा बेटा, ज्यादा। लेकिन एक बात ध्यान सुने, ये बात न्यूट्रल एटम के लिए तो वैलिड है ही है, सेम न्यूट्रल एटम के लिए तो ये बात वैलिड है ही है, लेकिन ये बात डिफरेंट न्यूट्रल एटम्स में भी वैलिड है। कहने का मतलब क्या है, कहने का अर्थ या तात्पर्य ये है कि मान लो एक न्यूट्रल एटम आपको एक्स दिया गया और एक न्यूट्रल एटम आपको वाई दिया गया। मान लो ये पीरियोडिक टेबल के 118 में से कोई भी एटम हो पर न्यूट्रल होना चाहिए, और ये भी पीरियोडिक टेबल के 118 में से कोई भी एलिमेंट हो। किसी भी न्यूट्रल एटम का जब आप आईई लोगे और किसी भी न्यूट्रल एटम का जब आप डेल्टा एचईजी लोगे, बेसिकली मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, साइन तो अलग अलग होंगे, हमेशा न्यूट्रल एटम के आईई का वैल्यू ज्यादा ही मिलेगा और हमेशा न्यूट्रल एटम के ईए का वैल्यू कम ही मिलेगा। इस बात को तो मैथमेटिकली प्रूव कर सकते थे, सेम एटम के लिए, डिफरेंट एटम के लिए मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन वैल्यू के बेसिस पे आप समझ सकते हो। जैसे ये बात बताइए, पीरियोडिक टेबल में मिनिमम आई किसका होता है, सीजियम का। पीरियोडिक टेबल में मिनिमम आई किसका होता है, सीजियम का। सीजियम जिसका आईई मिनिमम है, पीरियोडिक टेबल में मिनिमम आईई अगर किसी का है तो सीजियम का है, बाकी सबका आईई तो इससे भी ज्यादा होगा। पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ईए किसका है, क्लोरीन का, और बाकी सबका ईए तो इससे भी कम होगा। जिसका मैक्सिमम ईए ना, मान लो ये 350 के आसपास अराउंड अबाउट ऐसी कुछ वैल्यू है, और इसका जो वैल्यू है ना, जो मिनिमम आई है ना, वो भी 350 से ज्यादा है। तो पीरियोडिक टेबल में जिसका सबसे कम आई है उसका ही वैल्यू सबसे ज्यादा ईए से ज्यादा है, तो इसके अलावा तो यहां कोई भी आए और इसके अलावा यहां कोई भी आए तो ये वैल्यू बड़ा ही मिलेगा और ये वैल्यू छोटा ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो एटम्स हो, भले सेम हो या इवन डिफरेंट भी हो, न्यूट्रल एटम का आईई हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा और न्यूट्रल एटम का डेल्टा एचईजी हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज क्या मिलेगा, कम। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, नोट बना के लिखिएगा। IE of any neutral atom, IE of any neutral atom, IE of any neutral atom is always greater. IE of any neutral atom is always greater than EA of EA of any other neutral atom. Is always greater than EA of any other neutral atom. EA of any other neutral atom, ठीक है ना। तो किसी भी न्यूट्रल एटम का आई किसी भी दूसरे, एनी अदर लिखा दिया आपको, तो कभी भी न्यूट्रल, बस खास बात यह है कि न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपैरिजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल और न्यूट्रल में आई हमेशा ज्यादा, ईए हमेशा कम, लेकिन न्यूट्रल और आयन के केस में यह कहानी बराबर भी हो सकती है। आइए इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। अभी ये जो पहला क्वेश्चन आपको लिखाया जा रहा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में। क्वेश्चन लिखिएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम एटम Na है ना, सोडियम एटम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 5.1 लिख लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन डिटरमाइन डेल्टा HEG। ionization enthalpy, ionization energy of sodium atom is plus 5.1 electron volt. Then determine delta HEG of Na plus ion. Determine delta HEG of Na plus ion, ठीक है ना। पहला ऑप्शन लिखे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन लिखे 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगला ऑप्शन लिखे 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगला ऑप्शन लिखे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन में आईई को आईई से कंपेयर करा है, ईए को ईए से कंपेयर करा है, या आईई को ईए से कंपेयर करा है। देखो जरा क्वेश्चन, आई को ईए से, तो पहली बात तो अपन को समझ में आनी चाहिए कि टॉपिक ये वाला है। आई को आई से कंपेयर करता तो आई पढ़ लिया अपन ने, ईए को ईए से कंपेयर करता तो ईए पढ़ लिया अपन ने, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में आई देकर ईए या ईए देकर आई पूछा गया, मतलब ये वाला टॉपिक चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जरा क्वेश्चन में देखिए, न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर किया गया है या न्यूट्रल को आयन से कंपेयर किया गया, न्यूट्रल को आयन से। अगर न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर करता तो इक्वेशन नंबर 3 यूज आती है आपको,
और जब न्यूट्रल को आयन से कंपेयर कर रहा है तो इक्वेशन नंबर 1 या 2 काम में आएगी। मुझे बताइए 1 और 2 में से यहां पर क्या क्या केस है बेटा? 1 वाला केस है। अब वो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि न्यूट्रल और केटायन है तो 1 वाला केस है। और बताइए क्या न्यूट्रल एटम का आई और उसी के केटायन का डेल्टा एचईजी बराबर होते कि नहीं होते बेटा? होते। तो आई का वैल्यू कितना दे देगा? 5.1, तो डेल्टा एचईजी का वैल्यू भी 5.1 होगा, तो आंसर विल बी 5.1। अगला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन फिर से यही है, ऑप्शन चेंज करता हूं। क्वेश्चन यही है, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। पहला ऑप्शन, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस बदल रहे हैं ना, सेट ऑफ ऑप्शंस बदल रहे हैं। दो तरह के ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं, एक तो मैंने पूछ लिया, दूसरे टाइप का भी बता देता हूं, कभी आ जाए तो एग्जाम में क्लैरिटी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन लिखेंगे प्लस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला ऑप्शन लिखेंगे तीसरा माइनस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगला ऑप्शन लिखेंगे माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 5.1। क्या बात समझ में आ गई है? पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन अपन ने लिखा था वो मैग्नीट्यूड वाइज लिखा था कि आपको वहां प्लस माइनस कुछ नहीं दिया था, सिर्फ वैल्यू बराबर देखनी थी। लेकिन दूसरे वाले में प्लस 5.1 भी दिया और माइनस। तो अपने को यह पता होना चाहिए कि अगर आई का प्रोसेस क्वेश्चन में आपको प्लस 5.1 दिया है तो डेल्टा एचईजी का प्रोसेस माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो दो तरह के ऑप्शन यहां पर बनाए जा सकते हैं, दोनों आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए इसके अंदर, इफ IE of a neutral atom X, if IE of a neutral atom X is 100 kilojoule per mole, is 100 kilojoule per mole, then determine delta HEG, then determine delta HEG of an atom Y. Determine delta HEG of an atom Y, है ना। X का IE आपको दिया है और Y का डेल्टा HEG आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन 20 किलो जूल पर मोल, दूसरा ऑप्शन 100 किलो जूल पर मोल, तीसरा ऑप्शन 120 किलो जूल पर मोल, चौथा ऑप्शन कैन बी एनी ऑफ दीज। फर्स्ट आंसर आएगा। पहली बात, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़े तो आई देकर आई पूछा गया है या ये देकर ये पूछा गया है? आई देकर ये पूछा गया, आई देकर ये। ठीक है, बोला आई देकर ये या ये देकर आई पूछे, बात एक ही, यही टॉपिक चल रहा है। कंपैरिजन न्यूट्रल का न्यूट्रल से या न्यूट्रल का आयन से, कैसे कंपैरिजन? न्यूट्रल का न्यूट्रल से। और न्यूट्रल का न्यूट्रल में कैसा भी एटम हो, दोनों एटम एक्स हो या एक एक्स हो एक वाई हो, कुछ भी हो, न्यूट्रल का आई हमेशा क्या होता है बेटा? ज्यादा। और न्यूट्रल का ये हमेशा क्या होगा? कम। आई का वैल्यू आपको कितना दे रखा? 100, तो ये का वैल्यू डेफिनेटली न्यूट्रल के केस में इससे कम ही होगा। और एक ही ऑप्शन है वैसा, और वो कौन है बेटा? 20 वाला। तो वो आंसर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ mononegative anion, during formation of mononegative anion, during formation of mononegative anion of 1 mole, during formation of mononegative anion of 1 mole of atom A, x kilojoule per mole energy is released. X kilojoule per mole energy is released during formation of mononegative anion of 1 mole of an atom A. X kilojoule per mole energy is released. Full stop. If this energy is used to form monopositive cation, if this energy is used to form monopositive cation of the same atom A,
monopositive cation of the same atom A, then how many moles of A can be converted into A plus? How many moles of A can be converted into A plus? मतलब मोनोपॉजिटिव कितने मोल का बनेगा? ऑप्शन बोल रहा हूं, पहला ऑप्शन लिखेंगे 1 मोल, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे लेस देन 1 मोल, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे मोर देन 1 मोल, चौथा ऑप्शन लिखेंगे कैन बी एनी ऑफ दीज. 1 मोल, लेस देन 1 मोल, मोर देन 1 मोल एंड कैन बी एनी ऑफ दीज. सोच लो आराम से, पहले लॉजिक समझ ले, क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उसको एक बार एनालाइज करने की कोशिश करें. ठीक है, दिमाग चलाएं. दिमाग जब तक नहीं चलाएंगे, जब तक घिसेंगे नहीं, तब तक दिमाग तेज नहीं होगा. इसका मतलब दीवार में नहीं घिसना है ना, कि दीवार में जाकर घिसना चालू कर दे, तेज होगा दिमाग. पेपर में वो एक क्वेश्चन था सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस के आई का. इसका जो ऑर्डर है वो ये है ना, तो इसमें आंसर की में चेंज है या नहीं? कोई आया था मेरे पास, बोले आंसर की में अलग आंसर दिए, आप आए थे? हाँ, तो आंसर की में क्या दिया इसका आंसर? ऑप्शन में तो था. ये ऑर्डर है कि नहीं है? ये नहीं है. कौन सा दिया आंसर की में, बताओ मेरे को एक बार. क्योंकि शाम को एक बच्चा आया तो बोले सर आंसर की में सही दे रखा, तो एक बार वो चेक कर लूं मैं कि आंसर की में क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 74. अब बताओ ये वाला ऑप्शन कौन सा है आंसर की का? ये सेकंड है कि थर्ड है? देख लो जरा. ला बेटा पेपर देना. 74 का ये ऑप्शन थर्ड है ना, और यही आंसर है, तो 74 का थर्ड ही दिया है. सही तो दिया है. सही तो है. ओ हो. ऑप्शन नंबर गलत थोड़ी, सही है. वो तो आपने देखने में गलती कर दी. मतलब आंसर की सही है इसकी, है ना? हाँ, क्योंकि है. हाँ, तो ये तो जानबूझ के किया जाता है ताकि आप सीखें इसको. मतलब आंसर की करेक्ट है ना? हाँ, आंसर की परेशानी नहीं. ये ध्यान रखना, ये पेपर में भी ऐसा, खासकर जो AR वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें अपन याद करके चले जाते हैं. बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन 1, बोथ आर ट्रू एंड नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन 2, है ना? 1 इज ट्रू, अदर इज फॉल्स 3, बोथ आर फॉल्स 4. ऐसा पिछले साल हुआ भी था. स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऐसे सब में शफल थे, जम्बल थे. तो ऐसे याद करके ना जाए, है ना? जो ऑप्शन वहां दे रखे ना, उसी के हिसाब से आंसर देने होते हैं आपको. ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा. ऐसा कहीं भी कभी भी किया जा सकता है. यही वन ये भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर भी आगे पीछे कर दे. आपने सोचा 8 के बाद 9 ही आना चाहिए, उसने 8 के बाद 10 दे दिया, फिर 9 दे दिया. आप तो आंसर की में कुछ भी हो सकता है. एग्जाम में हर चीज के लिए तैयार है. एग्जाम है भाई. उसने 8 के बाद, आपने सोचा 8 के बाद 9 ही आना, उसने तो बोल दिया 10 है और 9th वाला क्वेश्चन ही है. अब 9th में 9th वाला आंसर ठीक होगा, 10th में 10th वाला ठीक होगा. ध्यान रखना इन चीजों का, है ना? हालांकि ऐसा करता नहीं है, करेगा भी नहीं, लेकिन किया जा सकता है और वो सही माना जाएगा. ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं जिन पे ध्यान रखना होता है अपने को. चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? लेस देन 1 मोल. क्यों हो जाएगा लेस देन 1 मोल? आपको बोल रखा है, ध्यान से देखिएगा. ए से ए माइनस बना रहे हो. कितना ए से ए माइनस बना रहे हो बेटा? 1 मोल ए से ए माइनस बना रहे हो. इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई बेटा, किसी भी एटम से, न्यूट्रल एटम से एनायन बनने का प्रोसेस या तो एक्सो, ज्यादातर एक्सो, कभी कभार एंडो होता है, पर हमको बोल रखा है यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी रिलीज हो रही है? x किलो जूल पर मोल. और यही एनर्जी जो रिलीज हुई है ना, यही एनर्जी जो रिलीज हुई है, इसी एनर्जी को आपने ए को देकर क्या बना दिया बेटा? ए प्लस. अब मुझे बताओ ये क्या कहला रहा है? ये न्यूट्रल एटम का क्या है बेटा? ई है. और ये न्यूट्रल एटम का क्या है बेटा? आई. एंड आई ऑफ न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई ऑफ न्यूट्रल एटम. मतलब अगर इसके 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए एक्स लगा है,
तो इसके 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी? मोर देन एक्स चाहिए होगी, ये बात तो पक्की है। और हम एनर्जी मोर देन एक्स दे रहे हैं या एक्स दे रहे हैं केवल एक्स? तो अगर एक्स एनर्जी दूंगा तो 1 मोल थोड़ी कन्वर्ट हो पाएगा, लेस देन 1 मोल कन्वर्ट हो पाएगा, और इसलिए आंसर आ जाएगा लेस देन 1 मोल। इसको वैल्यू के हिसाब समझ लीजिए। मान लीजिए यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है 500, और आपने यही 500 इसको दे दी, लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? 600, और आपने दी 500। 600 एनर्जी मिलती तो 1 मोल कन्वर्ट होता, 300 एनर्जी दोगे तो आधा मोल कन्वर्ट होगा, और 500 एनर्जी दी है तो आधे से ज्यादा और एक से कम, मतलब लेस देन 1 मोल वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पे एक और टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो सुनिए ध्यान से, लिखवा नहीं रहा हूं, समझ लीजिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आएगा। मैं बस आपको टैंडम बता देता हूं क्या है। एक बात समझो, फ्लोरीन और क्लोरीन है, कौन है बेटा? फ्लोरीन और क्लोरीन। और मान लो एग्जाम में आपको बोला कि फ्लोरीन का आईई दिया है और फ्लोरीन का डेल्टा एचईजी दिया है, और मान लो क्लोरीन का आई दिया है और क्लोरीन का डेल्टा एचईजी दिया है, और इसका वैल्यू आपको दे दिया 100, 200, 300 और 400। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बना दिया, दो एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन दे दिया, और आपको बोला इनके लिए ये जो 4 वैल्यू, इनमें से कोई किसी की आई है, कोई किसी का ई है, पहचानिए कौन सी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? सोचिए, इमेजिन करिए, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी वैल्यू आई को रिप्रेजेंट करेगा? दो आई है बेटा इसमें, और दो ई है बेटा इसमें। हाँ, ये दोनों वैल्यू कौन सी होंगी? आई, और ये दोनों वैल्यू कौन सी होगी? ई है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में कोई भी न्यूट्रल एटम आई हमेशा बड़ी होगी और ये हमेशा कम होगा। तो जो दो बड़ी वैल्यू है वो न्यूट्रल एटम के आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दो जो छोटी वैल्यू है वो न्यूट्रल एटम के ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मुझे बताओ, अब इनमें से एक फ्लोरीन होगा और एक क्लोरीन होगा, इनमें से भी एक फ्लोरीन होगा और एक क्लोरीन होगा। मुझे बताइए इनमें से कौन सा फ्लोरीन है? कौन होगा? आई का ऑर्डर याद करो, डाउन द ग्रुप जाने पर आई डिक्रीज होता था, वहां कोई एक्सेप्शन नहीं होता था। तो ये जो ज्यादा वैल्यू है ये फ्लोरीन है, और ये जो कम वैल्यू है ये क्लोरीन है, और ये दोनों डेल्टा एचईजी है। डेल्टा एचईजी में फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा होता है? क्लोरीन। सेकंड और थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन होता है, ये ज्यादा वाला वैल्यू क्लोरीन है और ये कम वाला वैल्यू फ्लोरीन है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको बना के दिया जा सकता है। मैंने अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है, मैंने रैंडम लिया, बट एग्जाम में आपको वैल्यूज के साथ आएगा, तो अपने को ये जज करना आना चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। determine the correct order of ionization enthalpy. Determine the correct order of ionization enthalpy of बोर्ड पे लिखा हुआ है F माइनस Cl माइनस, F माइनस Cl माइनस। मेरी बात बड़ा है ना, यहां पर जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझा देता हूं, ध्यान सुनिएगा। बेटा एक बात बताइए, हमने जब आईई पढ़ा, अभी आपसे किसका ऑर्डर पूछा गया? आई का। तो जब हमने आई पढ़ा था ना टॉपिक, तो हमने आई में क्या क्या बोला था? मैंने आपको बोला था आई आपको किस किस के लिए पढ़ना है, ध्यान सुनना। एक तो न्यूट्रल एटम के लिए आई पढ़ना होगा, एक इस न्यूट्रल एटम ए के कैटायन के लिए आई पढ़ना होगा, और एक इसके एनायन के लिए आई पढ़ना होगा। न्यूट्रल एटम के आई का ऑर्डर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और जब हम सेकंड आई पढ़ते थे या थर्ड आई पढ़ते थे या फोर्थ आई पढ़ते थे, तो हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद की प्रोसेस पढ़ते थे। मतलब इन दोनों के ऑर्डर्स तो हम लोग आई में बना चुके हैं। अब हमने जब आई पढ़ा था ना, तो हमने एनायन का आई नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि वो हमने आज पढ़ा है। एनायन की आई को आई से सॉल्व नहीं करोगे, किससे सॉल्व करोगे? ई से। भैया किसी एनायन के आई का अगर ऑर्डर बोल दे आपको, तो मुझे आई के बारे में नहीं पता, पर मैं उसको क्या ई से सॉल्व कर सकता हूं? हाँ, मैं आपको बोलूं कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस के आई का ऑर्डर बता दो, तो आई से थोड़ी सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है? ई से। तो मुझे एक्चुअल में ऑर्डर किसका बनाना है? इनके आई का नहीं बनाना है, इनके न्यूट्रल एटम के। एनायन की आई जब भी आए ना, तो उसको न्यूट्रल एटम के ई से सॉल्व कर दीजिए। मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा ई किसका होगा? फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये इनका आई का ऑर्डर है बेटा। बस आई बनाते वक्त माइनस लगा देना, ये ऑर्डर बन गया। तो ध्यान से सुनना,
किसी भी न्यूट्रल एटम, यहां पर देखो, यहां पर आपसे क्या एनायन की आई के बारे में पूछा गया कि नहीं पूछा गया? पूछा गया। एनायन की आई का क्वेश्चन, ध्यान सुनना, यहां पर कुछ बात लिख रहा हूं। मोनो नेगेटिव एनायन की आईई को उसके न्यूट्रल एटम के ईए से सॉल्व करें। यह बात ध्यान समझ लीजिए। किसी भी मोनोनेगेटिव एनायन के आई का क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको आई से ना सॉल्व करके सॉल्व करना कहां से आसान है? ईए से। जैसे मुझे बताइए, इनमें से आपको चारों का आई का ऑर्डर बनाना है। अच्छा, न्यूट्रल का आई और न्यूट्रल का आई तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो पहले इस पे आते हैं। मुझे बताइए, न्यूट्रल एटम में आपके पास कौन कौन है बेटा? फ्लोरीन और क्लोरीन। क्या इन दोनों के आई का ऑर्डर आप जानते हैं पहले से? हाँ। मुझे बताइए, इनमें जब आई बताता हूं तो क्या बताता है? आई ऑफ क्लोरीन से ज्यादा कौन होगा? आई ऑफ फ्लोरीन। यहां तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस, एनायन की आई है। एनायन में एफ माइनस दे रखा है और सीएल माइनस दे रखा है, और इनके आई का ऑर्डर बनाना है। जब एनायन के आई का ऑर्डर बनाना है तो उसे आई से सॉल्व करूं या ईए से सॉल्व करूं? ईए से। पर मैं आप पूरा लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। IE of F minus will be equal to, मैग्नीट्यूड वाइज चल रहा है ना, will be equal to डेल्टा HEG या EA of F, वही इक्वेशन नंबर 2 से। और इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं कि IE of Cl माइनस का ऑर्डर बनाना है तो क्या मैं उसे डेल्टा HEG of Cl लिख सकता हूं बेटा? हाँ। इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब मुझे बताओ, दोनों में से डेल्टा HEG किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। जिसका, अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, और ये इससे बड़ा है तो ये इससे भी तो बड़ा होगा। इसका मतलब हमें यहां से रिलेशन क्या मिल गया कि IE ऑफ F माइनस से बड़ा कौन है? IE ऑफ Cl माइनस। तो अपन ने इसको मैथमेटिकली समझा, लेकिन इतना करने की, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में सीधे सीधे किसी भी मोनोनेगेटिव एनायन के आई का क्वेश्चन आया तो उसे आई से ना सॉल्व करके किससे सॉल्व कर दो? ईए से। और Cl का ईए ज्यादा होता है F के ईए से। अब मुझे बताओ, अगला केस है ना, अगला केस इसमें क्या आ रहा है कि इसमें हमको अब दोनों को मर्ज करना है। ये तो हमने न्यूट्रल को सॉल्व किया अलग से, ये हमने एनायन को सॉल्व किया अलग से, अब दोनों को मिक्स करके ऑर्डर बनाना है। क्या ये वैल्यूज न्यूट्रल एटम के आई को दिखा रही है? क्या ये वैल्यूज न्यूट्रल एटम के आई को दिखा रही है? हाँ। और क्या ये वैल्यूज न्यूट्रल एटम के ईए को दिखा रही है? इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। न्यूट्रल एटम का आई, न्यूट्रल एटम का ईए। क्या न्यूट्रल एटम का आई हमेशा बड़ा और न्यूट्रल एटम का ईए हमेशा छोटा? तो ये दोनों ऑर्डर में आगे रहेंगे और ये दोनों ऑर्डर में पीछे रहेंगे, और इन दोनों का ऑर्डर हमें ऑलरेडी पता है और इन दोनों का ऑर्डर हमें ऑलरेडी पता है। इसका मतलब यहां पर जब आप इनके लिए आई का ऑर्डर बनाओगे तो बेटा न्यूट्रल एटम के आई जाएंगे आगे, इनका ऑर्डर ये बन गया, और न्यूट्रल एटम का ईए जाएगा पीछे। पर हमें ऑर्डर आई का नहीं बनाना, ईए का, हालांकि बराबर ही है। पर अब आप आइए, इन दोनों में से कौन ज्यादा है बेटा? ये ज्यादा है और ये कम है, तो एफ माइनस गया पीछे और Cl माइनस गया आगे। ये ऑर्डर आपके सामने बन के आएगा। अब देखो, इतनी मेहनत करके ये ऑर्डर बनाया अपन ने, ठीक है। एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, पहली बात। कुछ चीजें आपको मैंने बोला मार्केट के हिसाब से समझना पड़ता है, अपन ने उसको समझ लिया। मार्केट में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, पेपर सॉल्व करेंगे इसलिए बता दिया। एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट है, पूछा जा सकता है, इसीलिए समझना जरूरी था। अब इसको सॉल्व कैसे करें? जुगाड़ मेथड देख लेते हैं। इधर देखो, जब FCl और F माइनस और Cl माइनस जब सेम ग्रुप के न्यूट्रल एटम और उन्हीं के मोनोनेगेटिव एनायन के आई का क्वेश्चन आ जाए, कौन सा क्वेश्चन आ जाए? आई का। कुछ नहीं करना है, घुमा देना, ध्यान से देख लो। सबसे कम पे कौन आएगा? F माइनस, उससे ज्यादा पे Cl माइनस, उससे ज्यादा पे Cl, उससे ज्यादा पे F। तो जब भी आ जाए तो ये आपका जुगाड़ मेथड है, इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आई का ऑर्डर आ जाएगा, दिस विल बी मिनिमम एंड दिस विल बी मैक्सिमम। इसी तरह से मान लो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बोलता कि ऑक्सीजन सल्फर O माइनस S माइनस के आई का ऑर्डर बना दो, क्या ये सेम ग्रुप के न्यूट्रल एटम है कि नहीं है बेटा? है। और उसी ग्रुप के क्या न्यूट्रल एटम के एनायन है कि नहीं है? सामने लिख दो, ऑर्डर घुमा दो, मिनिमम टू मैक्सिमम, सबसे कम O माइनस, उससे ज्यादा S माइनस, उससे ज्यादा S, उससे ज्यादा O। ये आपके लिए IE का ऑर्डर बन के आ जाएगा। छापे फटाफट इसको।
4 दिन की जिंदगी, आज चौथा दिन है क्या तुम्हारा? ये सीखो बेटा जीवन में, कब कहाँ क्या काम करना है। ये जिस दिन सीख गए उस दिन अपने आप तरक्की पालोगे। हर समय को करने का, हर काम को करने का एक परफेक्ट समय होता है ना। तो बातें करने का समय इस लेक्चर में नहीं होता है, ये समझ लो। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन बहुत तरक्की करोगे जीवन में, है ना। ये सीखना है बेटा, अपन यही सीखने तो आए, और क्या सीखना है। कुछ ना कुछ तो सीखोगे, डॉक्टर बनो नहीं बनो, जीवन जीना तो सीखो। चले, है ना। ये वाला क्वेश्चन हो जाने के बाद वो ओ माइनस एस एस माइनस मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया था, तो उसको भी आप चाहो तो लिख लेना कि ओ माइनस एस एस माइनस आ जाए तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो आप लोग डायरेक्टली बना लीजिए, अगली स्लाइड पे है पर यहीं पे बना लो, आप लोग खुद से बना लो। सबसे कम पे कौन चला जाएगा बेटा? ओ माइनस। उससे आगे कौन आ जाएगा? एस माइनस। उसके आगे कौन आएगा? एस। और उसके आगे कौन आ जाएगा? ओ। ऑर्डर किसका बनेगा? आई का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। यहां पर वो लास्ट पॉइंट क्या है, ध्यान सुनेगा। अभी हम लोगों ने ये बात करी थी कि बेटा ये वाला जो प्रोसेस है, इधर ध्यान दीजिएगा, ये वाले जो प्रोसेस हैं इनमें से अगर एक एंडो है तो एक एक्सो होगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल में अगर एक एंडो है तो अगला एक्सो होगा, रिवर्स वाला, है ना। अब एक बात बताओ, ध्यान सुनना, न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने का जो प्रोसेस होता है ये तो ऑलवेज एंड होता है। तो इसका मतलब है यहां का साइन हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। साइन लगाना नहीं आपको, बस समझिए मेरी बात को। और अगर ये एंडो है तो ये क्या होगा? एक्सो। ये ऑलवेज एंडो होता है बेटा, तो रिवर्स वाला प्रोसेस ऑलवेज एक्सो होगा। भैया कैटायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो खुद ब खुद अट्रैक्शन होगा, खुद ब खुद अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होनी तय है, पक्की है, ये बात क्लियर है। लेकिन न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस जनरल एंडो, सॉरी जनरल एक्सो, और कभी कभार एंडो। मतलब जब ये वाला प्रोसेस इधर एक्सो होगा ना तो ये वाला प्रोसेस एंडो होगा, और जब ये वाला प्रोसेस उधर एंडो होगा तो ये वाला प्रोसेस इधर एक्सो होगा। ध्यान सुनते आना। न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन, मैं आई के ऊपर ले जा रहा हूं आपको, ठीक है ना। आई में एक पॉइंट लिखा था हमने, वो पॉइंट क्या था कि जब न्यूट्रल एटम, कैटायन और एनायन की बात चलेगी, फॉर न्यूट्रल एटम द प्रोसेस ऑफ आईई इज ऑलवेज एंडो। ये एंडो है तो ये तो और एंडो होगा। जेड इफेक्टिव बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो गया, ये भी ऑलवेज एंडो। पर ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये कैसा भी हो सकता है, ये एंडो भी हो सकता है और ये एक्सो। जनरली तो ये भी एंडो होगा, लेकिन कभी कभार ये एक्सो होगा। इस बात को समझना अपने को। अब ये कब होगा, ध्यान सुनना। आई ऑफ एक्स माइनस की बात चल रही है, आई ऑफ ए माइनस की बात चल रही है, ये कब एंडो होगा कब एक्सो होगा, मतलब इस इक्वेशन पे आना है। मुझे बताइए, एक्स से इलेक्ट्रॉन जोड़कर एक्स माइनस बना रहे हो, ये प्रोसेस जनरली कैसा होता है? एक्सो। जनरली एक्सो। तो ये जनरली एक्सो, तो ये जनरली एंडो। आई ऑफ एक्स माइनस जनरली एंडो। लेकिन 3 केसेस, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन, क्या ये वाला प्रोसेस वहां पर एंडो होगा? और ये जब एंडो होगा तो ये वो केस होगा, ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन, जहां पर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस आपको कैसा मिलेगा? एक्सो। तो वो मैं अब आपको लिखा दे रहा हूं, ध्यान सुन लेना कि कब एंडो कब एक्सो होगा। ध्यान सुनिएगा, स्टेटमेंट नोट बनाइएगा सब कुछ लिखने के बाद, और लिखिएगा पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, the process of removal of electron, that is IE, the process of removal of electron, that is IE, from neutral atom, the process of removal of electron, that is IE, from neutral atom or cation, from neutral atom or cation, is always endothermic. न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालो या कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोसेस ऑलवेज कैसा होने वाला है बेटा? एंडो होने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनो नेगेटिव एनायन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनो नेगेटिव एनायन is generally
endothermic, is generally endothermic, but for group 18, group 2 and nitrogen is generally endothermic, but for group 18, group 2 and nitrogen, but for group 18, group 2 nitrogen, it is exothermic. But for group 18, group 2 and nitrogen, it is exothermic. ध्यान से देखिएगा इस प्रोसेस को। यहां पर मैं दोनों को इक्वेशन के फॉर्म में लिख के बता दे रहा हूं। दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए बेटा। दोनों में आप न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ करके क्या बना रहे हो, उसका मोनोनेगेटिव एनायन। बेटा इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, आईई या ईए? बेटा ईए। इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, ईए। तो रिवर्स वाला प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, आईई। रिवर्स वाला प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, आईई। अब मुझे तो एनायन की आईई और एनायन की आईई के बारे में समझना है, जो सेकेंड वाला पॉइंट है। मुझे बताइए ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जुड़ेगा या जबरदस्ती जोड़ना पड़ेगा, खुद ब खुद। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो ये प्रोसेस कैसा है, एक्सो। अगर ये प्रोसेस एक्सो है तो ये वाला प्रोसेस कैसा होगा, एंडो। तो बताइए उस सेकंड वाले पॉइंट में हमने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनोनेगेटिव एनायन इज जनरली एंडोथर्मिक, बट फॉर ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन। मुझे बताइए ये वाला जब इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जुड़ेगा या फोर्सफुली एंटर करेंगे, फोर्सफुली एंटर करेंगे। तो ये वाला प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडो। और अगर ये एंडो हो गया तो ये डेफिनेटली एक्सो होगा। तो ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन का अगर मोनोनेगेटिव एनायन है और उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल के एन बना रहे हो या एन बना रहे हो या बेरिलियम बना रहे हो, तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सो। तो ये पॉइंट हमने यहां पर लिखा है। कभी भी एग्जाम में आ जाए कि आई का प्रोसेस कैसा होता है, तो आई का प्रोसेस एंडो होता है, लेकिन मोनोनेगेटिव एनायन में से कई बार ऐसे मोनोनेगेटिव एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस एक्सो भी हो सकता है। तो ये पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किया। नोट कर लें से आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए है ना, अब स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंपॉर्टेंस समझिएगा, ये है ना टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहली बात, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। और इसको अपन इस चैप्टर के आखिरी में क्यों पढ़ते हैं उसका कारण समझिए। अभी तक हम लोगों ने जैसे रेडियस, आईई, ईए, वीए पढ़ा, वो सब जनरली आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी थी। किसकी प्रॉपर्टी थी, आइसोलेट। आई आइसोलेटेड के लिए डिफाइन होता है, ईए आइसोलेटेड के लिए डिफाइन होता है। ये प्रॉपर्टी बॉन्डेड एटम की पहली बात किसकी प्रॉपर्टी है। तो अभी तक अपन अकेले एटम की बात कर रहे थे और अब अपन बॉन्डेड एटम की बात करेंगे। और इसको हम लोग लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगला जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के अंदर आपको एटम को अकेला रखना है या बॉन्ड बनवाने हैं, बेटा बॉन्ड बनवाने। तो वहां पर जो भी चीजें आप पढ़ोगे वो बॉन्डेड एटम के रिगार्डिंग होगी। तो बॉन्डेड एटम के बारे में जब आपको पढ़ना है तो आपको उस जंग में कूदने के पहले, केमिकल बॉन्डिंग की जंग लड़ने के पहले आपको हथियार चाहिए, जिस हथियार से आप वो जंग लड़ रहे होंगे। और वो हथियार आपको इस चैप्टर के आखिरी में दे दिया गया है। वो क्या है, ईएन। आप जब भी केमिकल बॉन्डिंग में कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये वो, तो आपको ना आईई काम में आएगा ना ईए काम में आएगा, क्योंकि आई अकेले एटम की प्रॉपर्टी होती है, ईए अकेले एटम की प्रॉपर्टी होती है। आपको चाहिए बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी, और वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी कौन होगा बेटा, ईएन। तो ईएन इसीलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में जो ट्रांजिशन आपका हो रहा है, उस ट्रांजिशन को कराने के लिए जो प्रॉपर्टी आपको काम में आएगी वो कौन आएगी, ईएन। ठीक है, तो आइए पहले ईएन के बारे में शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, it is defined as the tendency of an atom, it is defined as the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons. It is defined as the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself, to attract the shared pair of electron towards itself.
in a covalently bonded molecule. 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 ठीक है, आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जब हम EN के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर ध्यान सुनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? पहली बात समझिए, आप डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखिए तो वहां पर लास्ट में क्या लिखा है अपन ने, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। बेटा एक बात समझ लिया, जब हमने बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते उस समय पे मैंने आपको एक बात बोला था कि बेटा एक मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं ना, तो इनकी वजह से बनने वाला बॉन्ड जनरली आपको कैसा मिलेगा, आयनिक। ठीक है, जनरल बात हो रही है। और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड जनरली कैसा होगा, कोवेलेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन से बॉन्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब नॉन मेटल से जुड़ेगा। ठीक है, पहला वाला बॉन्ड आयनिक क्यों है, दूसरा वाला बॉन्ड कोवेलेंट क्यों है? मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मान लो एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, ध्यान सुनना, तो ये मेटल है सोडियम और ये नॉन मेटल है क्लोरीन। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये क्या बना लेगा, कैटायन, और ये उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, एनायन। और आयंस के बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो उसको क्या बोल देंगे, आयनिक बॉन्ड बोल देंगे। लेकिन यहां पर आपके सामने कौन है, दो नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है या गेन करने की होती है, गेन। ये गेन करना चाहता है, ये भी गेन करना चाहता है। गेन तो तब करेगा जब कोई लूज करेगा। अब यहां लूज करना तो ना तो ये चाहता है ना ये चाहता है। वहां पर एक लूज करने को तैयार था तो दूसरा गेन करने को तैयार था। यार दोनों ही गेन करना चाहते। गेन कैसे करोगे, जब कोई लूज ही नहीं करेगा तो गेन कहां से होगा। और इसीलिए ये एक म्यूचुअल कंसेंट पे पहुंचते हैं। वो कंसेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग। तो जब भी नॉन मेटल की बात आती है तो यहां पर लॉस या गेन नहीं होगा, लूज या गेन नहीं करेंगे। यहां क्या हो जाएगा, शेयरिंग। और शेयरिंग करके ये अपने ऑक्टेट को, ड्यूप्लेट को, स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा आगे। तो पहली बात तो अपन ने ये समझी कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब एग्जांपल के फॉर्म में समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक एटम ए लिया और एक एटम बी लिया। इन दोनों में मैं आपको, चलो रियल एटम्स के फॉर्म में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एटम लिया हाइड्रोजन और एक एटम लिया फ्लोरीन, HF मॉलिक्यूल लिया, और एक मॉलिक्यूल लिया हमने H2, जहां पर H और H की बात होगी। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। इसके पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। इसके पास कितना होता है बेटा, 7। ये बनाने की कोई जरूरत नहीं, सुनते जाइए बस, समझते जाइए कहानी को। इन्होंने इसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ये इसको दे देता तो ये भिखारी हो जाता, तो दूसरे को राजा बनाए, खुद थोड़ी भिखारी बनेगा। और ये इसको दे देता तो ये भिखारी हो जाता, इसका तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता, इसका तो 7 के बदले उल्टा 6 हो जाता, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता। तो दोनों ने क्या करा, वही शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग करने पर शर्त ये लगाई गई, एग्रीमेंट ये हुआ, इलेक्ट्रॉन दोनों के बीचों बीच रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा, बीचों बीच, ताकि मेरे पास भी उतना ही अधिकार रहे इलेक्ट्रॉन पे जितना तेरे पास है, क्योंकि बराबर शेयरिंग हो रही है। ऐसे इन्होंने भी करा। इसने देखा एक इलेक्ट्रॉन फटाफट शेयरिंग करे, ड्यूप्लेट पूरा करे, इलेक्ट्रॉन कहां रखे जाएंगे, बीचों बीच रखे जाएंगे। दो एटम में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एक एग्रीमेंट साइन होता है इनके अंदर। वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे, बीच में, ताकि इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहे और अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो कमी था वो बराबर हो सके, पूरा हो सके। जैसे ही बॉन्ड बना, एग्रीमेंट साइन हुआ, इनकी नीयत में खोट आ जाती है। क्यों, इलेक्ट्रॉन तो आ गया बीच में, पहले तो उसी के घर में था ना, अब बीच में रख दिया, मैदान में रख दिया इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या सोचता, दोनों लेके भाग जाऊं, दोनों लेके भाग जाओ तो मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी। उसका हो ना हो, मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो अपनी स्टेबिलिटी से मतलब है। ऐसे ही ये क्या सोचता, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊं, मेरा ऑक्टेट पूरा, ये स्टेबल हो अनस्टेबल हो, भिखारी हो राजा बने, मेरे को क्या लेना देना इससे। ऐसे यहां पर जैसे ही बीचों बीच इलेक्ट्रॉन रखा, नियत में खोट आ गई। हाइड्रोजन सोचता दोनों लेके भाग जाऊं, हाइड्रोजन सोचता दोनों लेके भाग जाऊं, मेरा ड्यूप्लेट ऑक्टेट पूरा, स्टेबिलिटी पूरी, दूसरे से क्या लेना देना। ठीक है, और वाकई में क्या लेना देना दूसरे से। अब आगे सुनिए, यहां पर क्या हुआ, जब जैसे ही, अब क्या हुआ ऐसा समझो, ये हाइड्रोजन इधर पड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन इधर पड़ा हुआ, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। फ्लोरीन वो 6 इलेक्ट्रॉन उधर रख के पड़ा हुआ है ना, दोनों सो रहे हैं आराम से। अब इसकी नीयत में क्या चल रहा है, बोले थोड़ा सा सो जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन उठाऊंगा भाग जाऊंगा। वैसे वो भी सोच रहा है रुक जा बताता हूं तेरे को, वो सो जा, उठाऊंगा दोनों भाग जाऊंगा। अब दोनों नौटंकी कर रहे सोने की, ठीक है, ये इधर सो रहा है, वो उधर सो रहा है। अब थोड़ी देर के बाद इनको लगा कि वो सो गया, उसको लगा वो सो गया, दोनों ने ऐसे हाथ बढ़ाया,
इलेक्ट्रॉन उठा के भागने के लिए, उसने भी हाथ बढ़ाया इलेक्ट्रॉन भागने के लिए, लेके दोनों हाथ टकरा गए। हा। अच्छा, ये बोलता है अच्छा चोरी करेगा, अच्छा बोलता है अच्छा तू भी चोरी करेगा। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा चालू। दोनों को पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। एग्रीमेंट इन्हें पूरा नहीं किया, तोड़ रहे हैं ना, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है ये। तो अब क्या हुआ कि ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों में हुआ जंग, घमासान, लात घूसे, जूते चप्पल बर्तन वर्तन जो मिल रहा दिए जा रहे एक दूसरे को ना। अब इस जंग में जब लड़ाई हो रही है तो कौन जीतेगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल होगा वो जीत जाएगा। अब दोनों में से कौन पावरफुल है, उसी बात को कौन समझाता है? ईएन। ईएन आपको यह बताता है कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। जो मान लो अभी थोड़ी देर के लिए आपको पता है प्रीवियस नॉलेज से कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है। तो जो ज्यादा, जिसका ईएन ज्यादा, उसी की लाठी है और उसी की भैंस है, यही पावरफुल है। और जो पावरफुल है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब क्या हुआ, दोनों में लात घुसे जूते चप्पल चले। फ्लोरीन ने खूब तबीयत से धोया हाइड्रोजन को, है ना, दे लात दे घुसे दे जूते चप्पल, है ना, मार मार के उसको पटक दिया वहां साइड में। और इलेक्ट्रॉन उठाए दोनों, फ्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए। इलेक्ट्रॉन तो ये रखे थे, लात घुसे चप्पल चल रहे थे, उसको पटक दिया। फ्लोरीन ने उठाए दोनों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उठाया, चलने लगा। बोले बस हो गया काम। अब जैसे चल रहा, चल ही नहीं पा रहा है, ऐसा हो गया। बोले क्या हो गया, आराम से चल सकता क्या? उधर देखा तो हाइड्रोजन वहां है नहीं, हाइड्रोजन उसके चरणों में पड़ा हुआ है, पैर पकड़ लिया हाइड्रोजन ने। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो सही, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी गिरफ्त में ले लिए, लेकिन हाइड्रोजन ने यह नहीं करा कि ले जा, पकड़ गया उसके पैरों पे। अरे भाई नहीं, थोड़ा सा प्लीज, मेरा भी तो इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा। तो हाइड्रोजन ऐसा कर रहा है कि हाइड्रोजन इसके साथ चिपका हुआ, हाइड्रोजन जाने नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन को। हाइड्रोजन ने बॉन्ड टूटने नहीं दिया, फ्लोरीन के पैर पकड़ रखे उसने। बोले नहीं, इलेक्ट्रॉन भले तेरे हाथ में, पर मैं भी इस मॉलिक्यूल का हिस्सा हूं, है ना। तो ये कंडीशन चलती। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन होने थे बीचों बीच, जो पावरफुल था उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, लेकिन क्या उसने पूरा इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिर्फ यहां से यहां शिफ्ट हुई है, और अगर यहां शिफ्ट हुई तो बेटा इलेक्ट्रॉन आने से कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आ गया या पार्शियली आया? पार्शियली। कंप्लीटली होने का मतलब वो लेके निकल जाता। तो यहां पार्शियली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसलिए एक सिंबल बनाया जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल नेगेटिव क्या बना रहा है, किसने इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अट्रैक्ट करा? बताओ, हाइड्रोजन के पास। अभी मान लो दोनों की डेंसिटी 0 होनी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली गई तो इस पे आ गया माइनस, तो इस पे डेंसिटी जितनी होनी थी उससे कम हो गई, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये खेल है ईएन का। ईएन जिसका ज्यादा होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसकी वजह से उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पार्शियल नेगेटिव। और जिसके पास ईएन कम होगा, जिसकी लाठी नहीं होगी, जिसकी भैंस नहीं होगी, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। आगे सुनिएगा, यहां आइए, एग्रीमेंट साइन हो गया, इलेक्ट्रॉन रख दिया बीचों बीच, इधर हाइड्रोजन सो रहा है, उधर दूसरा हाइड्रोजन सोच रहा है। इलेक्ट्रॉन उठाए, हाथ टकराए, लड़ना चालू हो गए। लड़े, लात घूसे जूते चप्पल चले, लड़ते लड़ते एक की टी शर्ट यहां से फटी, एक की टी शर्ट यहां से फटी। जैसे ही दोनों की टी शर्ट फटी, उधर लिखा हुआ वही टैटू इधर बना, वही टैटू इधर बना। भाई जुड़वा भाई, ठीक है। पुराने मूवी में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को कैसे पता चलता था कि हम भाई है? टैटू ही तो रहता था सेम, या तो टैटू या लॉकेट सेम रहता था, तो टैटू सेम है इनके। जैसे ही इन्होंने कहा भाई, बोलता भाई लड़ाई खत्म, इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर शेयर करे जाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका खींचने का पावर और इसके खींचने का पावर बराबर। जब दोनों की लाठी सेम है तो भैंस भी बराबर बटेगी दोनों में, और भैंस बराबर बटेगी, ना इसके ऊपर कोई डेफिशिएंसी होगी ना इसके ऊपर कोई एक्सेस आएगा। इसका मतलब यहां पर कोई ना डेल्टा प्लस आएगा ना कोई डेल्टा माइनस आएगा। अगर डेल्टा प्लस और माइनस आ जाता तो ऐसे बॉन्ड्स को बोला जाता पोलर बॉन्ड्स। पोलैरिटी डेवलप हुई, प्लस और माइनस डेवलप हुआ, और जहां पर डेल्टा प्लस और माइनस नहीं आया ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोला जाएगा? नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो ये सारी चीजें जो हमको केमिकल बॉन्डिंग में पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी में काम आएगी। पर खैर, एक हमने यहां टेंटेटिव आइडिया समझ लिया। ईएन क्या बताता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो पावर होता है किसी भी एटम का, उसको हम क्या बोलेंगे? ईएन। जिसका ईएन ज्यादा होगा उसका खींचने का पावर ज्यादा, जिसका ईएन कम उसका खींचने का पावर कम। डेफिनेशन हम लिख चुके हैं, उसके आगे कुछ पॉइंट्स आपको लिखने, लिखते जाइए। पहला पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड by a symbol
अब इधर देख लेना कौन सा सिंबल है, इधर देखिएगा, ये ऐसे एक्स जैसा बनाते हैं, पता है ना, इस सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा, काय। इधर देखो क्या बोलते हैं इसको, काय। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, चाय, काय, चिलेट, कीलेट, इसको क्या बोलेंगे, काय, ध्यान रखिएगा ना। अब ये काय ए और काय बी मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी दिखाने के लिए दिखाते हैं इसको, है ना। तो वैसे कह रहा अगर हम बात करें तो ये ए और बी है, ध्यान सुनना, तो इसको बोलेंगे काय ए काय बी। अपन ये बार बार काय काय नहीं करेंगे, अपन तो एक्स ए और एक्स बी लिख देंगे, पर एक्स लिखने का मतलब है बेसिकली आप सिंबल काय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल काय, है ना। पर हम लोग आगे एक्स के फॉर्म में उसको लिख दिया करेंगे बार बार, इतना डिजाइन बनाने का समय नहीं रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, इट इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज अ रिलेटिव टर्म। अगला पॉइंट लिखें, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखें, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। चलिए अभी जो सारे पॉइंट्स लिखे इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो काय वाला पॉइंट है वो तो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, इट इज अ रिलेटिव टर्म। इधर ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव टर्म कहने का मतलब क्या है बेटा, अभी जैसे मैंने बोला कि एक एटम ए है, एक एटम बी है, मान लो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, इसका ईएन मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए क्या है, ज्यादा, और इसका ईएन क्या मान लिया बेटा, कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। हम क्या बोलेंगे, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। लेकिन हो सकता है कि बी और सी का जब बॉन्ड बने ना, तो सी का ईएन इसके मुकाबले क्या हो, ज्यादा, और बी का ईएन इसके मुकाबले क्या हो, कम। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बी का ईएन अगर एक बार ज्यादा है तो हमेशा ज्यादा ही होगा। इट इज अ रिलेटिव टर्म। किसी के कंपैरिजन में बात हो सकती है कि ए के कंपैरिजन में तो बी ज्यादा है, लेकिन सी के कंपैरिजन में बी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एब्सोल्यूट टर्म बिल्कुल भी नहीं होती है, इट इज अ रिलेटिव टर्म। किसी दूसरे के रिलेशन में, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बी का ईएन ज्यादा या कम तो हो ही सकता है, खुद के रिस्पेक्ट में भी बी का ईएन ज्यादा या कम हो सकता है। आपने पिछले साल, है ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप सब पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात पढ़ते हैं कि sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन और sp हाइब्रिड कार्बन। बेटा कार्बन का खुद का ईएन भी सेम नहीं होता, खुद के रिस्पेक्ट में भी कार्बन का ईएन कम या ज्यादा हो सकता है। जब किसी की वैल्यू वेरिएबल है तो हम उसको एब्सोल्यूट टर्म तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव टर्म कहलाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज 3। नाइट्रोजन का ईएन का वैल्यू अभी हम थोड़ी देर के बाद लिखेंगे, 3 आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज 3, ट्रू या फॉल्स, इस तरह की बात है, एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, बोर्ड के टाइप का क्वेश्चन है। ये बात गलत है। नाइट्रोजन का ईएन हमेशा फिक्स नहीं होगा, किसी भी एटम का ईएन वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं होता है। नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड का ईएन अलग होगा, नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड का ईएन अलग होगा, और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड का ईएन अलग होगा। ये जो कार्बन के बारे में आप पढ़ते हो ये सिर्फ कार्बन के लिए वैलिड नहीं है, ये हर एलिमेंट के लिए वैलिड है। तो किसी भी एटम का ईएन कभी भी फिक्स नहीं होता। आप फ्लोरीन का ईएन 4 पढ़ेंगे और हम बोलेंगे फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये सारी बातें कब की है बेटा, जब हम सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। पर मान लो किसी का सिंगल लिया, किसी का डबल लिया, किसी का ट्रिपल लिया, तो सारी कहानी बदल जाती है। ऑर्गेनिक में वाइस वर्सा आपको बता देंगे, एक वन जंप रूल होता है जिसके अंदर एक का सिंगल बॉन्ड और एक का ट्रिपल बॉन्ड जब आप लेंगे तो जो सिंगल बॉन्ड और पहले सिंगल सिंगल में अगर ये पीछे और ये आगे, तो ट्रिपल बॉन्ड में ये इसके आगे चला जाता है। इस तरह की बातें होंगी, वो ऑर्गेनिक में आपसे डील कर लेंगे इस बात को लेकर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ईएन का वैल्यू एब्सोल्यूट होता है या रिलेटिव होता है बेटा, रिलेटिव होता है। ये पहला पॉइंट अपन यहां पर समझा। अगला पॉइंट पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मुझे एक बात बताइए, जब अपन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आई पढ़ते थे या ईए पढ़ते थे, तो बताइए लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में हमारे पास फैक्टर कौन सा होता था बेटा, जेड इफेक्टिव। लेकिन क्या जेड इफेक्टिव के साथ साथ H2P1
P3 P4 में एक्सचेंज होता था कि नहीं होता था? होता था। लेफ्ट टू राइट S1 P1 एंड P2 P3 में एक्सचेंज होता था कि नहीं होता था? होता था। ये आई और ये में होता था, क्योंकि ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ईएन। ईएन आइसोलेटेड की प्रॉपर्टी है या बॉन्डेड की प्रॉपर्टी है? बॉन्डेड। सर इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन लेता है और सर इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन लेता है, अलग बात है। इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ऐड करता है, इसमें सिर्फ खींचता है। वहां फुल नेगेटिव आता है, यहां पार्शियल नेगेटिव आता है। तो ध्यान सुनना, ईएन जो है ना, ईएन क्योंकि दो एटम के बीच की कहानी, ये तो अकेले एटम की कहानी थी, अकेले एटम की कहानी थी, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्टेबिलिटी इसमें रोल प्ले करता था। ये दो एटम के बीच की कहानी है, तो दो एटम की कहानी में इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन कोई काम नहीं आएगा। और इसीलिए बॉन्डेड एटम के लिए जब ईएन की बात करते हो तो ईएन डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर बताइए मुझे, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट आई में होता था, ईए में एक्सचेंज होता था, यहां कोई एक्सचेंज। इसीलिए लेफ्ट टू राइट ईएन का ट्रेंड बिल्कुल स्मूथ मिलेगा। लेफ्ट टू राइट सिर्फ एक फैक्टर काम में आएगा, जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट लगातार जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और ईएन भी लगातार बढ़ेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। चलिए अगले पॉइंट पे आता हूं। अगला पॉइंट आपको लिखाया गया है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये जो पॉइंट्स लिखाए गए हैं सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईएन इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईएन इज इनकरेक्ट, तो हमें पता होना चाहिए। बेटा इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्यों बोला? इसकी तो यूनिट होती थी, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, वही यूनिट इसकी भी होती है। ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी है, तो दोनों की किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता था। पर ईएन क्या बोला गया? यूनिटलेस क्वांटिटी। ईएन की जरा डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन में हमने क्या बोला? इट इज अ टेंडेंसी। वहां बोलते थे एनर्जी, यहां क्या बोला गया? टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब एक हैबिट। हैबिट की कोई एनर्जी नहीं होती है, हैबिट की कोई यूनिट नहीं हो सकती। हैबिट एक तरह की एनर्जी नहीं है। एक बात समझो, इसको अपन हिंदी में बोले तो ये प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति। क्या कहें, जैसे मान लो किसी को गुस्सा आता है, मान लो मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, मान लो क्या आता ही है, ठीक है, तो मान लो मुझे गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है मतलब आता है, ये टेंडेंसी है। पर कितना गुस्सा आता है? हो सकता है ज्यादा आता हो सकता है कम आता हो, लेकिन वो मेरा ज्यादा हो सकता है किसी और के मुकाबले कम, और हो सकता है मेरा कम किसी और के मुकाबले बहुत ज्यादा हो। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो सिर्फ कि ये इससे ज्यादा, ये इससे कम, लेकिन आप इसको ये नहीं बोल सकते कि इसको 10 किलो जूल गुस्सा आता है, इसको 10 किलोग्राम गुस्सा आता है, इसको 10 किलोमीटर गुस्सा आता है, इसको 10 लीटर गुस्सा आता है। ये यूनिट नहीं दे सकते आप इसको सिर्फ कंपेयर कर सकते हो, ये रिलेटिव टर्म है। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपरली कि ये इतने, बाजार में गए बोले 10 किलो गुस्सा दे दो, आएगा 10 किलो गुस्सा, है ना। मान लो किसी को प्यार आता है, तो किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, कंपेयर कर सकते हैं। 10 किलोग्राम बाजार में जाके प्यार नहीं खरीद सकते आप, प्याज जरूर खरीद सकते हो, प्यार नहीं खरीद सकते। मान लो किसी को हंसी आती है, तो ज्यादा आती है, कम आती है, किसी का बराबर आती है, हो सकता है, लेकिन 2 किलो हंसी आती है, 5 किलो, मतलब ऐसी चीज, ये टेंडेंसी है। टेंडेंसी का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये एक टेंडेंसी है बेटा, इसीलिए ये यूनिट क्वांटिटी होगी या यूनिट लेस क्वांटिटी होगी? बेटा यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, बिल्कुल क्लियर रखिए, ठीक है ना इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि जब इन दोनों में जंग लड़ेंगे ना, ये लड़ाई चलेगी, लात घुसे जूते चप्पल चलेंगे, तो बेटा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लाठी किसकी है ना? तो उस लाठी को समझने के लिए हमें यहां पर एक टॉपिक पढ़ना होता है, और वो होता है स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आइए, पहला स्केल जो आपको पढ़ना होता है वो होता है पॉलिंग स्केल। और पॉलिंग स्केल को देखो, ईएन को तो हम लोग जनरली काय से रिप्रेजेंट करेंगे, और पॉलिंग स्केल है इसीलिए एक्सपी या काय पी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, और इसके बारे में लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी ऑब्लिक रेजोनेंस एनर्जी। It is based on bond energy oblique resonance energy.
चलिए ना, आप ध्यान सुनना, ये बॉन्ड एनर्जी बोले, रेजोनेंस एनर्जी बोले। रेजोनेंस एनर्जी का नाम आप ऑर्गेनिक में या तो आपने पिछले साल सुन लिया होगा, नहीं सुना है तो अभी कभी ना कभी सुन ही लोगे, ठीक है। तो अब एक बात समझ ले, आप तो सीधे सीधे बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, अपन बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिंग ने, देखो आपको यार दो स्केल पढ़नी मिली है ना, पॉलिंग स्केल और एक मुलिकन स्केल। हमारे काम की जो स्केल है वो पॉलिंग ही है ना, तो हम लोग इसी को प्रेफर करेंगे शुरू से आखिरी तक। जो भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बोला ईएन का काम आएगा, तो वहां पर भी हम जिस स्केल को यूज करेंगे वो कौन सा स्केल होगा, पॉलिंग। लेकिन मुलिकन हमारे सिलेबस में मेंशन है तो पढ़ेंगे जरूर उसको। अब देखो पॉलिंग स्केल को प्रायोरिटी क्यों दी जाती है, इसका कारण समझिएगा। पॉलिंग स्केल जो है ना बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लाने वाले कौन है बेटा, पॉलिंग। इन्होंने ईएन टाइप का ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिफाइन किया था, और इसीलिए हम लोग पहले जिस स्केल को पढ़ते हैं वो कौन सा, पॉलिंग। और दूसरी बात, पॉलिंग स्केल की जो वैल्यूज है वो याद करना इजी होता है। अगर आपने पिछले साल सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की वैल्यू याद रखी होगी तो 0.5 0.5 0.5 का चेंज आता है, तो याद करना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो इसीलिए हम उसी काम को कर रहे हैं, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल में ध्यान से सुनना, पॉलिंग स्केल आया कैसे, इसकी जो वैल्यूज आप पढ़ते हैं ना 4, 2.5, 3.5 जो भी है, वो आप कैसे लाते हैं उस पर बात कर रहा हूं मैं। अभी जो लिख रहा हूं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लीजिए, ताकि आगे जब भी मैं बोलूं कि पॉलिंग स्केल की वैल्यू इसकी ये है, तो आप पूछें कि सर ये कहां से आई, तो मैं आपको बता दूं कि ये वहां से आई, ठीक है ना। इसलिए आपको बताया जा रहा है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस सुन लीजिए। पॉलिंग ने कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूं, बस एक टेंटेटिव आइडिया आपको दे देता हूं। और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, 0 पॉइंट ये, और यहां पर आ गया EAB इस टाइप का ना। अब इसमें EAB में क्या करा इन्होंने, EAB का स्क्वायर माइनस EAA इंटू EBB इस तरह से ले लिया, और इसका फॉर्मूला इस तरह से पुट करा। अब ये यहां पर कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज EN ऑफ A, दिस इज EN ऑफ B। EAB स्क्वायर मतलब ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB है, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA है, और ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी, H2 प्लस F2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ HF। इसको मैंने बोल दिया AA, HH का बॉन्ड है। इसको मैंने बोल दिया BB, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड, और इसको क्या बोल दिया AB। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है उसको मैंने बोल दिया EAB, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी उसको मैंने बोल दिया EBB, और इसका जो बॉन्ड एनर्जी उसको मैंने बोल दिया EAA। ये स्केल किसके ऊपर बेस्ड है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। और ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू पहले से पता थी, ठीक है ना, डिराइव हो चुकी थी उस टाइम तक। अब इन्होंने क्या करा, मान लो इसकी वैल्यू यहां रखी, इसकी वैल्यू यहां रखी, इसकी वैल्यू यहां रखी, सब कुछ सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद ये जो XA माइनस XB का वैल्यू आया, मान लो ये वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1.9। ये कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा, मैं एक टेंटेटिव आइडिया आपको बता देता हूं। मान लो ये 1.9 है, ये 1.9 आने से क्या आपको XA और XB पता चल जाएगा, बताओ। क्या ये 1.9 आ गया तो आप XA और XB का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। दो वेरिएबल है, मैथ्स जानो, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन चाहिए होती, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन चाहिए होती है। यहां वेरिएबल दो है तो बिना दो इक्वेशन का आप सॉल्व नहीं कर सकते। 10th क्लास पहला चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, x प्लस वाई बराबर ये 5x प्लस 3y बराबर ये, दो इक्वेशन चाहिए तभी आप x और y को सॉल्व कर पाओगे। ये तभी सॉल्व हो सकता जब यहां पर एक वेरिएबल होता। दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चलेंगी, फिर उसको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई इधर उधर करके आप सॉल्व करते थे, ऐसे सॉल्व होगा। तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। कब तक सॉल्व नहीं हो सकता, जब तक आपको दूसरी इक्वेशन नहीं मिले। अब दूसरी तो मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं, एक ही कंपाउंड है तो एक ही इक्वेशन बनेगी। तो यहां पर मान लो ये फ्लोरीन है, मान लिया ये फ्लोरीन है, मान लो ये हाइड्रोजन है। लड़ने मत आ जाना सर आपने वहां ए फ्लोरीन को लिखा था, बी हाइड्रोजन को लिखा था, या ए फ्लोरीन को लिख दिया। मान लो ऐसा कुछ है और ये 1.9 है, तो उसने क्या करा, उसको जब ये सॉल्व करना था तो इनमें से दोनों में से एक वैल्यू से अज्यूम करनी पड़ी। लेट मीरास एज बी x ईयर्स, लेट मीरास मदर्स एज बी x प्लस 25 ईयर्स, ऐसा कुछ अज्यूम कर लिया उन्होंने। तो मान लो इसका वैल्यू उसने अज्यूम करा, और करा भी था एक्चुअल में, फ्लोरीन ही अज्यूम किया था। फ्लोरीन का वैल्यू उन्होंने क्या अज्यूम कर लिया, 4 ही क्यों अज्यूम किया, अपने क्या पता, हो सकता है उसका बर्थडे हो सकता है 4 बच्चे हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी का बर्थडे हो, कुछ भी हो सकता है। पॉलिंग जाने क्या है ना। अब उसने इसका वैल्यू क्या मान लिया, 4 मान लिया। हम इस वैल्यू 4 को जब यहां रखते हैं तो क्या हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा, इस तरह। वरना ये सॉल्व नहीं होता। क्यों सॉल्व नहीं होता, मान लो 4 माइनस 2.1 करते तो भी 1.9 आता,
मान लो मैं 5 माइनस 3.1 करता तो भी 1.9 आता, मान लो मैं 6 माइनस 4.1 करता तो भी 1.9 आता। तो ये तो लाने के रास्ते हजार हो सकते थे, और ये तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक मैं किसी एक वैल्यू को अज्यूम ना कर लूं। उसने क्या अज्यूम कर लिया, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू मिल गया तो इसका वैल्यू भी मिल गया। जब दो वैल्यू मिल गए तो अब H2 का वैल्यू पता चल गया, मतलब H का वैल्यू पता चल गया, F का वैल्यू पता चल गया और HF पता चल चुका। अब उसने क्या करा, एक अगली इक्वेशन बना ली, इसकी वैल्यू पुट करेगा, यहां पर कुछ आएगा, इसका वैल्यू उसको ऑलरेडी पता चल चुका है, इसकी मदद से ये निकाल लेगा। ऐसे करते करते उसने अलग अलग एलिमेंट्स के En की वैल्यू डिराइव करी। अब वो वैल्यूज क्या है वो हम कल लिखेंगे और फिर उसके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी मैं आपको बोलूं कि इसके En की वैल्यू ये है, उसमें कोई सवाल का कोई गुंजाइश नहीं है। वो वैल्यू कैसे आई वो आपको समझ में आ चुका है, उसके लिए ये फॉर्मूले का काम था, तो उस फॉर्मूले से उन्होंने सॉल्व किया। चलिए